नमस्कार, मैं हूं प्रिया सीजा और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल भिवानी हलचल। खबरों की शुरुआत में बात करेंगे कोरोना अपडेट की। तो हालांकि धीरे धीरे सरकार द्वारा सब कुछ अनलॉक किया जा रहा है, लेकिन फिर भी हम सबको अभी ज़्यादा सतर्क और सावधान रहने की ज़रूरत है ताकि कोरोना से जंग में जीत हासिल की जा सके। प्राप्त जानकारी के अनुसार मंगलवार खबर लिखे जाने तक जिले में 15 नए कोरोना पॉजिटिव मामले सामने आए, जबकि 36 कोरोना पॉजिटिव ठीक भी हुए। इसी के साथ जिले में कोरोना के एक्टिव मरीजों की संख्या 141 हो गई। मंगलवार को खबर लिखे जाने तक भिवानी जिले में जहां एक और कोरोना के 15 नए मामले सामने आए, वहीं दूसरी ओर जिले में 36 कोरोना संक्रमित मरीज ठीक होकर सकुशल अपने घर पहुंचे तथा अब जिले में कोरोना के 141 एक्टिव केस हैं। वहीं सिविल सर्जन डॉक्टर सपना गहलावत ने लोगों से अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखने की अपील करते हुए कहा कि कोरोना के नियमों की पूरी तरह से पालना की जाए, मुंह पर निरंतर मास्क का प्रयोग करें व बार बार अपने हाथों का अवश्य धोएं तथा वैक्सीनेशन की प्रक्रिया में ज्यादा से ज्यादा संख्या में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। शहर के रिहायशी क्षेत्र हुड्डा सेक्टर 13 और 23 की मूलभूत समस्याओं को दूर करने के प्रति अधिकारी गंभीर हो जाएं या फिर मुकदमा भुगतने को तैयार रहें। ये बात जिला उपायुक्त ने कैंप कार्यालय में इन अधिकारियों की बैठक के दौरान कही। जिला उपायुक्त ने सेक्टर की समस्याओं का जल्द निदान करने के आदेश भी जारी किए। उपायुक्त जयबीर सिंह आर्य ने कैंप कार्यालय स्थित सेक्टर 13 से द भिवानी अर्बन स्टेट वेलफेयर एसोसिएशन के प्रतिनिधि मंडल द्वारा सेक्टर 13 और 23 की समस्याएं रखने के दौरान संबंधित अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए। बैठक के दौरान एसोसिएशन के प्रधान एवं पार्षद हर्षदीप टुडेजा ने उपायुक्त श्री आर्य को बताया कि दोनों रिहायशी सेक्टरों की बुरी दशा बनी हुई है, सीवरेज ठप पड़े हैं और सड़कें जर्जर हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि सेक्टरों में पेयजल आपूर्ति करने का कोई समय निर्धारित नहीं है। कई बार तो रात के समय पानी छोड़ा जाता है जबकि उस समय लोग सो रहे होते हैं। एसोसिएशन द्वारा समस्याएं बताए जाने पर उपायुक्त श्री आर्य ने हुड्डा और नगर परिषद अधिकारियों को सख्त निर्देश दिए हैं कि वे उनके अधीन आने वाली समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान करें। उन्होंने कहा कि समस्याओं का समाधान न होने पर संबंधित अधिकारी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करवाया जाएगा। उन्होंने निर्देश दिए कि सेक्टरों के हिस्से आने वाला पेयजल चोरी के जरिए हुड्डा के बाहर डेयरी या अन्य जगहों पर नहीं जाना चाहिए। उन्होंने हुड्डा अधिकारियों को भी तुरंत प्रभाव से सेक्टरों का दौरा करने व नाजायज पानी के कनेक्शन काटने के निर्देश दिए। चाहे वो बिजली दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम के अधिकारी हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, चाहे वो पब्लिक हेल्थ के अधिकारी हैं, सुपरिटेंडिंग इंजीनियर, और चाहे वो हुड्डा के एक्शन हैं, म्यूनिसिपल काउंसिल के डिस्ट्रिक्ट म्यूनिसिपल कमिश्नर हैं, एग्जीक्यूटिव ऑफिसर्स हैं, म्यूनिसिपल इंजीनियर्स हैं, और तो इन सभी डिपार्टमेंट्स की दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम, पब्लिक हेल्थ जो पीने का पानी की सप्लाई सुनिश्चित करेंगे, और जो दक्षिण हरियाणा बिजली वितरण निगम जो इलेक्ट्रिक सप्लाई को सुनिश्चित करेंगे, जिस टाइम पानी आता है उस टाइम कोई कट ना हो। और जो आपके हुड्डा के कर्मचारी अधिकारी हैं, उनका भी शेड्यूल बनाया गया है। जैसे उनके पास 3 डिस्ट्रिक्ट हैं कि 2 दिनों एक्शन जो अपना हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण है वो 2 दिन यहाँ बैठेंगे, उनके दिन फिक्स किए गए हैं, और 2 दिन एसडीओ बैठेंगे, उनके पास भी 3 डिस्ट्रिक्ट है, 2 दिन वो बैठेंगे नेक्स्ट 2 दिन। तो इस तरीके से और रेजिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस के साथ प्रॉपर शिकायतें सुनेंगे और उन शिकायतों का समाधान करेंगे। तो हुड्डा के हमारे पास 4 सेक्टर हैं, 2 रेजिडेंशियल हैं, 2 इंडस्ट्रीज़ के सेक्टर हैं। तो उनको रेजिडेंट वेलफेयर के साथ मिलकर सभी प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए कहा गया है। कर्मचारियों के समय पर कार्यालय न मिलने की शिकायत के आधार पर सीएम फ्लाइंग ने आज नगर परिषद में छापेमारी की। इस दौरान कई कर्मचारी और अधिकारी कार्यालयों में नहीं मिले। इसी के चलते सीएम फ्लाइंग ने उनकी अनुपस्थिति दर्ज करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया और आगामी कार्रवाई के लिए उनके नाम दर्ज कर लिए। भिवानी के रेलवे रोड स्थित नगर परिषद कार्यालय पर आज सुबह सीएम फ्लाइंग ने ताबड़तोड़ छापेमारी की। जांच अधिकारी ने बताया कि आज सीएम फ्लाइंग ने नगर परिषद में छापा मारा है और नगर परिषद का औचक निरीक्षण किया गया तथा जो भी कर्मचारी अधिकारी गैर हाजिर मिले उनकी गैर हाजिरी लगा दी गई। गौरतलब है कि इनकी शिकायत की गई थी कि नगर परिषद के कर्मचारी समय पर नहीं आते। इसी सूचना के आधार पर कार्रवाई की गई है। वहीं कार्यालय में अधिकारियों के न होने के कारण यहां का कामकाज बाधित हो रहा था। इसी को देखते हुए आज छापेमारी की गई ताकि भविष्य में कोई भी कर्मचारी अपनी ड्यूटी के प्रति कोताही न बरतें व आम नागरिकों के काम
समय पर किए जाते रहें। आपको बता दें कि 5 से 7 कर्मचारी गैर हाजिर मिले, उनकी रजिस्टर में गैर हाजिरी लगा दी गई। उन्होंने बताया कि सीएम फ्लाइंग की छापेमारी आगे भी जारी रहेगी। जो भी कर्मचारी अधिकारी अपनी ड्यूटी समय पर नहीं करेंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई भी की जाएगी। सर, जो ऊपर के आदेशों के अनुसार चेकिंग की गई, उच्च निरीक्षण किया गया, जो कर्मचारी गैरहाजिर मिलेगी उनकी गैरहाजिरी शुमार की गई। ये इनकी शिकायत मिली थी कि ये समय पर नहीं आते कई कर्मचारी, सूचना के आधार पर। फिर अब उसी आधार पर चेकिंग की गई, तो यह कार्यालय में हाजिर न रहने की वजह से जनता के काम रुकते हैं, सुचारू रूप से चलाने के लिए ताकि छापेमारी की जाती है, ताकि आगे भविष्य में किसी प्रकार के काम में रुकावट न आए, लोगों के काम समय पर होते रहें और कर्मचारी अपने समय पर कार्यालय में पहुँचे। हाल ही में दिग्विजय सिंह के बयान के प्रति नाराजगी जाहिर करते हुए हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा ने दिग्विजय सिंह का पुतला फूंका। उनके बयान की निंदा करते हुए सभा सदस्यों ने उनके ऊपर मुकदमा दर्ज करते हुए उचित कार्रवाई किए जाने की मांग की। भिवानी के हासी गेट पर हरियाणा राजपूत प्रतिनिधि सभा भिवानी के द्वारा कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह के बयान पर आज भिवानी के हासी गेट पर राजपूत समाज के लोग इकट्ठा हुए और उन्होंने दिग्विजय सिंह का पुतला फूंका और उनके मुंह पर कालिक पोती। गौरतलब है कि पिछले दिनों कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने एक बयान दिया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि कांग्रेस का शासन आने पर धारा 370 को दोबारा लागू किया जाएगा। इसी बयान को देखते हुए राजपूत महासभा ने इस बयान की और घोर निंदा की है और सरकार से मांग की है कि दिग्विजय सिंह के ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज किया जाना चाहिए। इस अवसर पर पहुंचे गणमान्य लोगों ने बताया कि दिग्विजय सिंह जैसे नेता देश के गद्दार हैं, इन लोगों को देश से बाहर निकाल देना चाहिए। उन्होंने कहा कि भारत में 370 धारा को दोबारा लागू नहीं करने देंगे तथा राजपूत समाज की तरफ से इनका बहिष्कार किया जाता है। रिटायर्ड IAS दिग्विजय सिंह, जो कांग्रेस के श्रेष्ठ नेता रहे, मध्य प्रदेश के 2 बार मुख्यमंत्री रहे, उन्होंने कहा कि धारा 370 अगर कांग्रेस सरकार आती है तो उसको विचार करेंगे और हटा देंगे। ऐसे देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी गद्दार जो इतना मुख्यमंत्री रह चुका, उसके बयान की हम सभी सारे समाज के आदमी भर्त्सना करते हैं। मैं रामचंद आलवासिया, पूर्व सरपंच, पूर्व जिला पार्षद। आज RP सिंह के नेतृत्व में राजपूत प्रतिनिधि सभा के जितने सदस्य थे और दूसरे जो साथी थे वो इकट्ठे हुए। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता दिग्विजय सिंह ने ये कहा कि हमारी सरकार आने पर ये 370 धारा हटा देंगे। हम उसके विरोध में ये सरकार को ये कहते हैं कि इनके खिलाफ देशद्रोह का मुकदमा दर्ज कराया जाए और कानूनी कार्रवाई करी जाए। रिटायर्ड जो हमारे संरक्षक हैं उनके में और सारे समाज, हर समाज के आदमी यहाँ आए और दिग्विजय सिंह ने जो पाकिस्तानी भाषा बोली है उसके विरुद्ध इकट्ठे होकर आए हम। और उसके कॉन्फ्रेंस में एक पाकिस्तानी भी था जो दिखाया गया है। इसका मतलब ये कि वो कश्मीर के अंदर जो है ना अपने देश के अंदर छुरा भरने लग रहे हैं और ऐसे आदमी को देशद्रोही, राष्ट्र विरोधी कहते हैं। दिग्विजय सिंह जैसे गद्दार को देश से बाहर किया जाना चाहिए। इन्होंने कहा कि हम 370 को फिर से वहाँ लागू कर देंगे, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। इस जैसे गद्दार जब तक देश में रहेंगे देश तरक्की नहीं कर सकता। हमारे समाज की ओर से भी हम इसका बहिष्कार करेंगे और इसको देश निकाला दो और इसके ऊपर कार्रवाई करो। डॉक्टर्स के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने के लिए एक मजबूत कानून बनाना चाहिए और उसे लागू भी करना चाहिए। इसी मांग के साथ आज इंडियन मेडिकल एसोसिएशन द्वारा मांग दिवस मनाया गया। इसी कड़ी में ही IMA द्वारा आगामी 18 जून को विरोध दिवस भी मनाया जाएगा। मंगलवार को IMA प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर करण पुनिया के नेतृत्व में इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की 38 शाखाओं के डॉक्टरों व कार्यकर्ताओं द्वारा मांग दिवस मनाया गया, जिसमें उनके द्वारा डॉक्टरों के खिलाफ हो रही हिंसा को रोकने हेतु कानून बनाने तथा उसे जल्द से जल्द लागू किए जाने के लिए DC को ज्ञापन सौंपा गया। वहीं आपको बता दें कि यदि उनकी मांग जल्द से जल्द नहीं मानी गई तो 18 जून को IMA के डॉक्टरों व कार्यकर्ताओं द्वारा प्रशासन के खिलाफ विरोध दिवस मनाया जाएगा। हम लोग देशव्यापी एक डिमांड डे के रूप में मना रहे हैं और ये डिमांड डे हमें इसलिए मनाने के लिए हमें मजबूर होना पड़ा क्योंकि कई वर्षों से हम ये सरकार से निवेदन करते आए हैं कि हम जब भी मरीज की जान बचाने की कोशिश करते हैं और मरीज अगर क्रिटिकल कंडीशन में होता है और उसकी मौत हो जाए तो जनता जो है वो, या मॉब जिसको कहते हैं, वो डॉक्टर्स के अगेंस्ट वायलेंस पे उतर आती है। बारंबार
प्रधानमंत्री से बारंबार सरकार से निवेदन किया गया है कि हमें इस चीज़ से बचाया जाए, क्योंकि हम भगवान नहीं हैं। दूसरी बात, हर आदमी अमर नहीं है। तो ये हमारी डिमांड है, आज इसको हम डिमांड डे के रूप में मना रहे हैं कि एक सेंट्रल लॉ बनाया जाए और उसे स्ट्रिक्टली उसकी इम्प्लीमेंटेशन हो, जिससे हम डॉक्टर्स जो भी कार्य कर रहे हैं अपनी पूरी क्षमता से करें, हम बिना टेंशन के कर सकें वो कार्य, और हम उस चीज़ में सुरक्षित महसूस कर सकें। जो भी कार्य किया जाता है उसके बाद अगर उसका रिजल्ट पॉजिटिव नहीं हो, जिसमें हम कहते हैं कि मरीज़ की अगर मृत्यु हो जाती है, तो अमूमन तौर पे रोष प्रकट करने के लिए मॉब जो है डॉक्टर्स के ऊपर वायलेंस पे उतारू हो जाती है। तो हमारी ये डिमांड है कि सेंट्रल लॉ बने, उसे स्ट्रिक्टली इम्प्लीमेंट किया जाए, एक फास्ट ट्रैक कोर्ट हो जिसमें इसका डिसीजन लेने के लिए बहुत लंबे समय तक इंतज़ार नहीं किया जाए। आज हम प्रधानमंत्री के नाम एक ज्ञापन दे रहे हैं। बहुत दिनों से हम देख रहे हैं, जब भी कोरोना चालू हुआ है उसके बाद में जिनकी मृत्यु होती है तो लोग बाग हमारे डॉक्टर्स को पीट देते हैं, हॉस्पिटल को क्षति पहुंचा देते हैं। और जो चीज़ हमारे हाथ में नहीं है, मृत्यु और जन्म देना हमारे हाथ में नहीं है, भगवान उसको देता है और हम लोग उनको एक दूत की तरह बन के उनका काम करते हैं, लेकिन फिर भी हमारे बहुत से डॉक्टर्स की पिटाई होती है। आज इसी बात के लिए पूरे देश के अंदर हमारी 750 ब्रांचेज हैं, सभी लोग आंदोलन कर रहे हैं। उसके तहत हम प्रधानमंत्री को ज्ञापन में 4 मुख्यतः डिमांड मांग कर रहे हैं। सेंट्रल लॉ हो जिसके तहत हर अटैक करने वाले के विरुद्ध कार्रवाई हो, फास्ट ट्रैक कोर्ट की स्थापना की जाए जिससे जल्दी उसका निपटारा हो, और इसको प्रोटेक्टेड जोन घोषित किया जाए हॉस्पिटल को और वर्क प्लेस को, जिससे कोई भी उसके ऊपर यदि अटैक करता है तो उसके विरुद्ध कार्रवाई हो। इसके साथ में हमें सिक्योरिटी दी जाए, एडिक्वेट सिक्योरिटी दी जानी चाहिए। ये डिमांड, आज मांग दिवस है, डिमांड दिवस हमने मनाया है 15 जून को। 18 तारीख को हम इसी बात को लेके 6 घंटे तक अपने हॉस्पिटल को बंद रखेंगे। सट्टेबाजों से मिली धमकी का डर एक युवक की मौत का कारण बन गया। मामला नगर की कृष्णा कॉलोनी का है, जहां 17 साल के युवक ने सट्टेबाजों के दबाव में आकर आत्महत्या कर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। बहरहाल परिजनों के बयान पर पुलिस ने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी है। भिवानी के कृष्णा कॉलोनी के एक युवक ने सट्टेबाजों के दबाव में आकर आत्महत्या कर ली। प्राप्त जानकारी के अनुसार मृतक के पिता ने बताया कि मृतक पीयूष की उम्र 17 साल थी। उसके पिता अंडे की रेहड़ी लगाते थे, जिसमें पीयूष उनकी मदद करता था। उन्होंने बताया कि उन्हें पुलिस ने सूचना दी थी कि उनके लड़के का एक्सीडेंट हो गया है, तथा जब वे वहां पर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि उनके युवक की मृत्यु हो चुकी थी। उन्होंने बताया कि इनके लड़के को 4 लाख के लेन देन को लेकर सट्टेबाजों ने उन्हें धमकी दी थी। उन्हीं 3 सट्टेबाजों के दबाव में आकर उनके लड़के ने आत्महत्या कर ली। उन्होंने जिला प्रशासन से अपील की है कि उसको न्याय दिलाया जाए और दोषियों के खिलाफ उचित कार्रवाई की जाए। वहीं जांच अधिकारी धर्मवीर सिंह ने बताया कि रात को पुणे रेलवे स्टेशन मास्टर ने सूचना दी थी कि रेलवे स्टेशन के नजदीक एक शव बरामद हुआ है। इसी सूचना पर पुलिस टीम मौके पर पहुंची तथा मोबाइल से सूचना पाकर तुरंत परिजनों को बुलाया गया। वे आगामी कार्रवाई उनके परिजनों के बयान के आधार पर की जाएगी। मैं तो सरकार को एक ना कट्टर को हाथ जोड़ के मेरा जुबर मार के मियाँ के जुबर ना मारी। मेरे को मेरा इंसाफ चाहिए, मेरे को मेरा कुछ नहीं चाहिए। मेरी चौकी यदि हेल्प करे, मेरे को कुछ नहीं चाहिए सरकार को। वो अंडे की रेडी पे रहा करता बाबूजी मेरे साथ मेरी हेल्प कराया करता। शाम को 10-20 रुपये खर्ची लिया करता बाबूजी मेरे से। बाकी एसपी साहब से, डीसी साहब से मेरी अर्जवत है, कैसे बाबूजी मेरे को बोलना आ रहा, मैं बोल रहा हूँ, मेरे को हेल्प करें और किसी का बच्चा मत मरियो। आपको क्या किसने सूचना दी थी? पुलिस वालों ने। क्या कहा था पुलिस वाले कहते हैं तेरे छोरे का एक्सीडेंट हो गया। मैं वहाँ गया तो छोरा मेरा मरा पड़ा है। पुलिस वाला बोलो तेरे को कहते भाई तेरा लड़का मर गया, कहते तू वहीं फैश होता था। मैं इसलिए सरकार से निवेदन करता हूँ, खट्टर की सरकार से, भाई मेरा बच्चा मर गया और किसी का बच्चा मत मरियो। और ये इसका आत्महत्या ग्रीन के पीछे 4 लाख रुपए सवेर देने थे। किसके मामला था? पूरा मामला वो मैं चाहे कोई अकाउंट में सौदा करवा दिया इन्होंने। मेरा छोरा हार गया। उसके बाद में छोरे के बाद पंजी नहीं हो, कहाँ से देगा 4 लाख रुपए। उसको सुबेर का नाम कहते थे, सवेरे मंगलवार को पैसे दे दियो, उसके बाद नहीं तो तेरी हिसाब देख लियो। रोहित धमकी दी गई है? धमकी दी गई थी? धमकी दी गई थी। किसके द्वारा धमकी दी गई थी? ये तो मेरे को बाद में पब्लिक ने बताया, तेरे छोरे को तो ऐसे हाल कर दिए थे इन्होंने। मैं बाबूजी मेरे को पता नहीं सरकार। कौन है वे लोग? ये रोहित मेहता और शेरा और एक वो है, क्या नाम उसका, प्रदीप है, प्रदीप। मैं सरकार से निवेदन करता हूँ
मेरा बच्चा मरा और किसका बच्चा मत किस मरे। चीज़ के पैसे मांग रहे थे? ये मैच के सट्टे वो सौदे करवाए से हैं, जो मैच सरकार चलाती है ना उसके सौदे करते हैं, करोड़पति हैं। सट्टा मार गया। हाँ, मैच में मोबाइल में अकाउंट में करवा के ना ऐसे करके उसमें हार गया। आप मांग क्या करते हो सरकार से? मैं सरकार से ये मांग करता हूँ, मेरा लड़का मर गया है, पर इनको सरकार कड़ी से कड़ी सजा दे। इन तीनों को मैं सरकार का बहुत बहुत धन्यवाद करूँगा और सरकार से मेरे को पंजी नहीं चाहिए। मैं तो इनको कहता हूँ, इनको कड़ी से कड़ी सरकार सजा दे। बाकी जो मेरे ऊपर जुर्माना करना चाहे सरकार, मैं कबूल करता हूँ अपने आप को। आपका बेटा इकलौता था, कितनी बहनों का भाई? मेरा लड़का एक था, एक मेरी बेटी है, 2 मेरे बच्चे थे, 2 मेरे भाई के बच्चे हैं। मेरा भाई मर गया कई साल पहले, उसकी बेटियां मेरे पास है दोनों। मैं तो सरकार से खट्टर को ऐसे कहता हूँ, भाई मेरी बच्चों की हेल्प कर बस। मेरे भतीजे को घर से ले गए मतलब ये मेरे भाई को बोले चाचा अभी भेज देते हैं इसको थोड़ी देर में। हाँ, ये 4 लाख के चक्कर में इसको ले गए बेचारे को 17.5 में। हाँ, इसने धमकी देने बस सुबह ले लेंगे कैश, उसने दिया नहीं, वो चला गया, इनके साथ ही बैठ के चला गया, इनके साथ ही लेके गया। बोले मेरी तो सरकार तो ये रिक्वेस्ट है, मेरा भतीजियाँ भी हैं जी, कोई मेरा दुआ नहीं करने वाला, इसलिए रिक्वेस्ट करके कहता हूँ इनकी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। स्टेशन मास्टर का एक मेमो प्राप्त हुआ था कि किलोमीटर नंबर 81 का 3-4 रेलवे स्टेशन भिवानी पर एक डेड बॉडी पड़ी हुई है। इस सूचना पर मैं अपने स्टाफ सहित मौका घटनास्थल पर पहुंचा तो एक नामालूम जवान बच्चा रेलगाड़ी से कटकर पड़ा हुआ था। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास एक मोबाइल प्राप्त हुआ। मोबाइल से उसके वारसान की शनाख्त के लिए प्रयास किए गए और रात्रि को उनके वारिस पहुंच गए थे, जिसकी कार्रवाई है 74 CRPC अमल में लाई जा चुकी है और अभी पोस्टमार्टम डॉक्टर साहब द्वारा करवाया जा रहा है। मृतक के पिताजी ने अभी अपना बयान तहरीर करवाया कि मैं सोच समझ कर इस संबंध में अपने बयान तहरीर कराऊंगा। मुझे मृत्यु में कुछ शक शुबा जाहिर हो रहा है, वो जैसा अपना बयान अपनी दरखास्त द्वारा देंगे। मंगलवार को नगर व्यापार मंडल द्वारा सीएमओ सपना गहलावत से एक मीटिंग की गई। मीटिंग का कारण बाजारों में वैक्सीनेशन कैंप लगवाना था। मंडल ने सभी व्यापारियों की सुविधाओं के लिए बाजारों में वैक्सीनेशन कैंप की मांग की है। वहीं सीएमओ सपना गहलावत ने भी बाजारों में वैक्सीनेशन कैंप के लिए जल्द ही रोस्टर बनाए जाने की बात कही। सीएम डॉक्टर सपना गहलावत ने जानकारी देते हुए बताया कि भिवानी जिले में वैक्सीनेशन का कार्य तेजी से किया जा रहा है, जिसके तहत 2,32,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेशन लगा चुके हैं तथा वैक्सीनेशन के कार्य में तेजी लाने के लिए आज प्रतिनिधि व्यापार मंडल के अध्यक्ष से मुलाकात की गई, जिसमें निर्णय लिया गया कि सभी मुख्य बाजारों और सभी वार्डों में कोरोना वैक्सीनेशन के कैंप लगाए जाएंगे तथा जल्द ही इसका रोस्टर भी जारी कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ प्रत्येक गाँव में भी वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जाएगा, जिसमें ज्यादा से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लगाई जाएगी। वहीं भारतीय जनता पार्टी की स्थानीय निकाय प्रकोष्ठ के जिला संयोजक प्रदीप डीजे ने बताया कि आज उन्होंने वैक्सीनेशन के कार्य को देखते हुए वैक्सीनेशन में तेजी लाने के लिए एक मीटिंग की, जिसमें सीएमओ डॉक्टर सपना गहलावत के साथ व्यापार मंडल के अध्यक्ष भी मौजूद रहे। इस मीटिंग में निर्णय लिया गया कि भिवानी के सभी वार्डों में मुख्य बाजारों में वैक्सीनेशन का कैंप लगाया जाएगा। इन कैंपों में जिनको पहली डोज लग चुकी है वह भी दूसरी डोज लगवा सकते हैं। भिवानी डिस्ट्रिक्ट में जो वैक्सीनेशन है वो करीब 2,32,000 से ज़्यादा हम डोजेस लगवा चुके हैं और इस वैक्सीनेशन ड्राइव को हम आगे बढ़ाना चाहते हैं और कैंप्स के ज़रिए हम ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिशरीज़ को वैक्सीनेट करवाना चाह रहे हैं। इसके चलते हम लोगों ने आज मीटिंग करी है, जो वार्ड इंचार्जेस हैं, प्रधान हैं और जो आपके मार्केटिंग इंचार्जेस हैं, उनके साथ मीटिंग करके हमने एक प्लान आउट चॉक आउट किया है कि रोस्टर बनाया जाए, जहाँ पे हम सेक्टर्स में और मार्केट एरियाज़ में, धर्मशाला में, ऐसे ही फील्ड में जो हैं हम विलेज लेवल पे बेनिफिशरीज़ के पास जहाँ ज़्यादा बेनिफिशरीज़ हमें अवेलेबल होते हैं वहाँ कैंप्स लगा के हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को वैक्सीन दे सकें। इसके लिए हम प्लान करेंगे, रोस्टर बनाएं और उसको पहले से ही अखबार में मीडिया के थ्रू उसको मुनादी करवाई जाए और लोगों को जागरूक किया जाए कि किस जगह पर कौन से दिन कैंप लगाया जा रहा है। सीएमओ मैडम से मिलकर व्यापारियों को
जो कि कोरोना काल में एक योद्धा की तरह अपनी दुकान खोलकर फ्रंट लाइन पर खड़े थे और लोगों को आवश्यक वस्तुओं की आपूर्ति कर रहे थे। आगे तीसरी लहर आने की संभावना भी व्यक्त की जाती है। व्यापारी हर पब्लिक डीलिंग में आदमियों से मिलता जुलता है, इसलिए व्यापारियों का सुरक्षित रहना बहुत ज़रूरी है। तो हम मैडम से मिलकर ये रिक्वेस्ट की थी कि अब की बार वैक्सीन आए तो प्राइवेट एरिया पे व्यापारियों को लगवाई जाए, ताकि वे सुरक्षित हो सके और इस महामारी से लड़ सके। पिछले भी महामारी में व्यापारियों ने बहुत अच्छी भूमिका अदा की थी। तो अब की बार जब भी वैक्सीन आए प्राइवेट एरिया पे व्यापारियों को वैक्सीन लगवाई जाए। मीटिंग के बाद क्या करना है मैडम? तो मैडम ने आश्वासन दिया है कि अब की बार जो वैक्सीन आएगी व्यापारियों को पहले प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए हम बाज़ार वाइज बूथ बना देंगे ताकि व्यापारियों को कहीं दूर जाना ना पड़े और वहीं वैक्सीन लग जाएगी उनकी। आज हम सरकारी हॉस्पिटल में सिविल सर्जन हमारे मैडम से मिलने आए। उनसे हमने रिक्वेस्ट करी कि जिनको कोविड की फर्स्ट डोज़ लग चुकी थी वैक्सीन की, वो सेकंड डोज़ के लिए काफ़ी वेट कर रहे हैं। उनको सेकंड डोज़ ना मिलने के कारण वो काफ़ी परेशान हो रहे हैं। क्यों आपने देखा पिछले 1-1.5 महीने से पब्लिक कैसे डरी हुई थी, कितनी ये बीमारी ने अपना दुष्ट रूप लिया। पर आज कुछ माहौल ठीक हुआ है, लॉकडाउन लगाया सरकार ने, जिससे कि ये व्यवस्था जो बना चुके हैं। मैं चाहता था कि मैडम से मिलकर कि सेकंड डोज़ हम क्यों ना 31 वार्ड हैं जो, उन वार्डों में दोबारा से ये एक पहल शुरू करें। जैसे वार्ड वाइज पहले डोज़ लगाई गई थी, अब सेकंड डोज़ भी वार्ड वाइज लगाई जाए। और मैडम से मैंने रिक्वेस्ट करी कि 18 साल से ऊपर जो युवा हैं, जो जवान लड़के हैं लड़कियां हैं, उनको भी ये वैक्सीन लगवाई जाए वार्ड वाइज। क्यों सरकारी हॉस्पिटल में सभी नहीं आ सकते, अगर वार्ड वाइज वहाँ का पार्षद समाज से भी उनकी हेल्प करेगा तो जल्द से जल्द हम ये कोरोना बीमारी को ख़त्म कर सकते हैं वैक्सीन लगवा कर। उन्होंने मैडम ने मेरी बात बखूबी सुनी। साथ में हमारे साथ भानु प्रताप शर्मा जी थे, प्रधान है जो कि मार्केट के। उन्होंने भी रिक्वेस्ट करी कि जो आदमी सुबह दुकान पे आ जाता है, घर पे नहीं होता, घर पे तो सभी वैक्सीन लगवा लेंगे, बच्चे हैं, बीवी हैं, पर जो आदमी अपनी शॉप पे आ जाता है उनके लिए वैक्सीन में हम बाज़ार में एक कैंप लगाते हैं, आसपास की धर्मशाला में, मंदिर में, जिससे वहाँ के व्यापारी वर्ग भी कोरोना की जो वैक्सीन है उसका लाभ उठा सके। उपभोक्ताओं को पूरी गुणवत्ता के साथ सोना मिल सके, इसके लिए अब सरकार द्वारा हॉल मार्किंग अनिवार्य कर दी गई है। 15 जून से अब कोई भी ज्वेलर बिना हॉल मार्क के जेवर नहीं बेच पाएगा। गौरतलब है कि उपभोक्ताओं को सही गुणवत्ता के जेवर उपलब्ध करवाने के लिए सरकार द्वारा आज 15 जून से देश भर में हॉल मार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है, जिससे अब कोई भी ज्वेलर बगैर हॉल मार्किंग का लाइसेंस लिए जेवर नहीं बेच पाएगा। आपको बता दें कि पिछले काफ़ी समय से सरकार द्वारा यह कदम उठाया जाना था, किंतु हॉल मार्किंग लेबोरेटरी की उचित संख्या न होने के चलते यह कदम नहीं उठाया गया था, किंतु अब से सभी ज्वेलर्स को हॉल मार्किंग का लाइसेंस लेना अनिवार्य है। 15 जून से देश भर में हॉलमार्किंग को अनिवार्य कर दिया गया है। इसका सीधा अर्थ ये है कि कोई भी ज्वेलर अब बगैर हॉलमार्किंग का लाइसेंस लिए जेवर नहीं बेच पाएगा। सभी गहने या तो 14 कैरेट या 18 कैरेट या 22 कैरेट के ही हॉलमार्क बेचे जा सकेंगे। पिछले काफ़ी सालों से सरकार का प्रयास ये था कि उपभोक्ताओं को सही गुणवत्ता के जेवर मिले, उसके लिए हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया जाए। लेकिन क्योंकि हॉलमार्किंग के लेबोरेटरी और ये सारी सुविधाएँ ज़्यादा उपलब्ध नहीं थी, इसलिए इसको लागू करने में दिक्कतें आ रही थी। हमने 2015 में भिवानी ज़िले में सबसे पहले हॉलमार्किंग का लाइसेंस लिया था और अभी भी सैकड़ों की तादाद में ज्वेलर हैं जिन्होंने अभी तक हॉलमार्किंग का लाइसेंस नहीं लिया है। तो चूँकि आज से लागू हो गया है, अनिवार्य हो गया है, तो सभी को लाइसेंस लेना पड़ेगा। काफ़ी ज्वेलर्स इसका अलग अलग कारणों से देश भर में विरोध कर रहे हैं। ज़्यादातर ज़िलों में तो हॉलमार्किंग सेंटर ही उपलब्ध नहीं है जहां पर हम अपना जेवर शुद्धता के लिए प्रमाणित करवाने के लिए भेज सके। जहां तक भिवानी की बात है, भिवानी में सालों से है लेबोरेटरी, तो यहां ऐसी कोई दिक्कत नहीं है कि हम लाइसेंस ना लें। लेकिन बाकी देश भर को देखेंगे तो ज़्यादातर ज़िलों में न होने की वजह से हॉलमार्किंग सेंटर ज्वेलर्स को दिक्कत आ रही है और इसी वजह से हम बार बार सरकार से अपना पक्ष भी रख रहे हैं। भिवानी की जहां तक बात है, यहां पर कोई भी दिक्कत नहीं है इसको लागू करने। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड के नव नियुक्त संयुक्त सचिव प्रोफेसर पवन शर्मा ने मंगलवार को अपना कार्यभार संभाला। इस दौरान बोर्ड अध्यक्ष ने भी फूलों का गुलदस्ता देकर उनका स्वागत किया। प्रोफेसर पवन शर्मा ने भी अपनी इस जिम्मेदारी का पूरी निष्ठा से पालन करने की बात कही।
हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड में संयुक्त सचिव का पदभार संभालने के बाद डॉक्टर पीके शर्मा ने कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में गुणात्मकता पर बल दिया जाएगा। उन्होंने हरियाणा के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व बोर्ड चेयरमैन सहित अनेक वरिष्ठ अधिकारियों का आभार जताते हुए कहा कि शिक्षा के क्षेत्र में वे सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाया जाएगा व विद्यार्थियों व शिक्षा से जुड़े कर्मचारियों के हित में अच्छी नीति तैयार की जाएगी। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि पॉजिटिव सोच व प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ बोर्ड को मजबूत करने के लिए कार्य किया जाएगा व भविष्य में कुछ विचार हमारी पाइपलाइन में हैं, जिसके बल पर शिक्षा व परीक्षा नीति में सुधार लाया जाएगा। वहीं बोर्ड अध्यक्ष ने बताया कि प्रोफेसर श्री शर्मा को फरीदाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में जंतु विज्ञान विभाग के एसोसिएट प्रोफेसर पद से रिलीव करते हुए 2 साल के लिए डेप्यूटेशन पर भेजकर शिक्षा बोर्ड में नियुक्ति की है। उन्होंने बताया कि इससे पूर्व प्रोफेसर श्री पीके शर्मा जिला नारनौल के महिला कॉलेज में बतौर एसोसिएट प्रोफेसर सेवाएं देने उपरांत वर्तमान में फरीदाबाद गवर्नमेंट कॉलेज में कार्यरत थे। उन्होंने बताया कि प्रोफेसर श्री शर्मा जी का शिक्षा क्षेत्र में करीब 30 साल लंबा अनुभव है। पहले मैं पदभार संभालते ही माननीय मुख्यमंत्री हरियाणा श्री मनोहर लाल जी खट्टर का एवं माननीय शिक्षा मंत्री हरियाणा श्री कंवरपाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने मुझे इस काबिल समझा कि मैं शिक्षा के क्षेत्र में अपना योगदान और अपने अनुभव के आधार पर जो अच्छे से अच्छा कर सकता हूं, उसके लिए मुझे एक मौका दिया। जब से मैंने एजुकेशन डिपार्टमेंट में ज्वाइन किया है, तब से एक चीज़ मैं अनुभव करता आया हूं कि कहीं ऐसा एक यदि अवसर मिला जिसमें हम अपनी क्षमता और अपनी काबिलियत को धरातल पर आम जनमानस तक पहुंचा सकें, ऐसा मौका यदि मिला तो ज़रूर कुछ करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले तो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी और सबसे ज़्यादा माननीय चेयरमैन साहब डॉक्टर जगदीश जी का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मेरे ऊपर इतना विश्वास व्यक्त किया और न केवल विश्वास व्यक्त किया बल्कि मुझे इतना सम्मान दिया कि जिसका मैं आज किन्हीं भी शब्दों में आभार व्यक्त नहीं कर सकता। सबसे पहले इनका आभारी हूँ और जो मार्गदर्शन मुझे इनसे मिलेगा, जो सरकार की, हमारी सरकार की नीतियाँ होंगी और जो विद्यार्थियों के हित में और कर्मचारियों के, खासतौर पर शिक्षा क्षेत्र से जुड़े जितने भी कर्मचारी, उनके हित में जो जो नीतियां हमारी होंगी, उनको हम बहुत ही प्रैक्टिकल अप्रोच के साथ, पॉजिटिव सोच के साथ लागू करने की कोशिश करेंगे और हर एक सत्र पर हम गुणात्मक सुधार लाने की कोशिश करेंगे। श्री पवन शर्मा एसोसिएट प्रोफेसर जूलॉजी को हमारे बोर्ड में संयुक्त सचिव के पद पर लगाया गया है। मैं माननीय गवर्नर साहब का और हरियाणा सरकार का बहुत बहुत आभार प्रकट करता हूं कि भी उन्होंने बोर्ड की और सुधार करने की दृष्टि से ऐसा सरकार ने विचार करते हुए लगाया है। हम सब मिलकर के बोर्ड का और सुधार करेंगे। हेमंत सैनी कल्चर थिएटर एंड वेलफेयर सोसाइटी द्वारा स्वच्छता अभियान की शुरुआत की गई। स्वच्छता को सबकी नैतिक जिम्मेदारी बताते हुए सोसाइटी द्वारा स्थानीय शांति नगर से इस अभियान की शुरुआत की गई। इस दौरान सोसाइटी टीम द्वारा गलियों की साफ सफाई की गई। किसकी प्रेरणा से चला रखा और कितना टाइम हो गया और कब तक चलेगा? सबसे पहले भिवानी अंचल के माध्यम से आपके सभी दर्शकों को मेरी राम। मेरा नाम हेमंत सैनी है और ये जो अभियान चला हुआ है, ये हमारी मन में आया कि युवाओं के मन में आया कि हम अपनी इच्छा शक्ति के अनुसार हमने एक संकल्प लिया। जो कोरोना काल चला हुआ है उसको देखते हुए सभी लोग अपने घर की सफाई तो करते हैं, परंतु बाहर की सफाई बहुत कम ही लोग कर पाते हैं। तो एक प्रेरणा का दायक युवाओं के लिए ये भी बनेगा कि जिस तरह हम सारे युवा इस संघर्ष में और इस अभियान में लगे हुए हैं, जिस जोरों शोरों से लगे हुए हैं, और ताकि वो युवा प्रेरित भी हों और वो भी अपने घर के जिस तरह अंदर सफाई करते हैं वो उसी तरह बाहर सफाई करें। भारतीय लोगों को अपनी वैदिक सभ्यता और संस्कृति के बारे में जागरूक करने और गीता का प्रचार प्रसार करने के लिए दिल्ली के इस्कॉन मंदिर की टीम नगर में पहुंची। ये टीम नगर के मुख्य बाजार और चौकों पर जाकर लोगों को गीता का संदेश देने की कोशिश करेगी ताकि अपनी संस्कृति के प्रति उन्हें जागरूक किया जा सके। हम लोग इस्कॉन दिल्ली मंदिर से आए हैं। पूरे भारतवर्ष में हम लोग श्रीमद् भगवत गीता है, श्रीमद् भागवत कथा है और वैदिक साहित्य है, इसका प्रचार प्रसार करते हैं और लोगों को अवेयर करते हैं कि हमारा वैदिक कल्चर क्या है, वैदिक संस्कृति क्या है। लोग धीरे धीरे हमारा जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, वो भूलते जा रहे हैं। तो इसकी वजह से हम लोग ये भगवान का संदेश लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं और लोगों को जागृत करने का प्रयास कर रहे हैं। लोग बहुत दुख और कष्ट में हैं,
लेकिन लोगों को दुख और कष्ट का कारण पता नहीं है। जैसे एक पिता होता है, पिता से जब बेटा बिछड़ जाता है तो इधर उधर भटकता रहता है। जब उसको कोई जाके उस पिता का संदेश बताता है कि आपके पिताजी बहुत याद कर रहे हैं, है ना, तो इसी प्रकार से हम भी जो हमारे परम पिता भगवान हैं उनको भूल के इस संसार में हम सब लोग फंसे और दुख और कष्ट में हैं। तो इस कारण से हमें गीता का संदेश है, भगवान का संदेश है, ये लोगों तक हम लोग पहुंचाते हैं और उस पिता के पास जो सबके पिता हैं हमारे, उनके पास ले जाने का प्रयास करते हैं। हमारे शहर में इस्कॉन संस्था जो मंदिर दिल्ली में है, हरे कृष्णा, उनके 12 डिवोटीज़ आज भिवानी में आए हुए हैं और हम सब मिल कर के यहाँ पर गीता का प्रचार प्रसार कर रहे हैं, लोगों को गीता का संदेश देने का प्रयास कर रहे हैं। हमारी जो और इसी के साथ दीजिए हमारी पूरी टीम को इजाज़त, बने रहिए भिवानी हलचल के साथ।